नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, आज मैं थोड़ा अपनी सफाई के लिए बात करूंगा, क्योंकि 2 दिन पहले संजय दीक्षित के जयपुर डायलॉग इस यूट्यूब चैनल पर मैं और ओमकार चौधरी साहब थे। और उसके बाद कल ओमकार चौधरी का ओशियन नेटवर्क है, उसमें भी हमारी चर्चा हुई। और दोनों जगह जो मुंबई में हिंदी भाषा के विवाद पर बड़ी बहस हुई, और बहुत सारे सुनने वाले उनको गुस्सा आ गया कि भाऊ तो राज ठाकरे का चमचा निकला। ये लगना स्वाभाविक है। देखिए, अपना जो एक सोच बनती है वो कैसे बनती है। आइंस्टाइन कहता है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में 8-10 साल पढ़ने के बाद हमारे कुछ प्रेजुडिस तैयार होते हैं, और फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो सोच हम बोलते हैं वो बिल्कुल ऐसी होती है कि दुनिया में जो कुछ है उसकी सच्चाई हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगती। हमारी जो सोच है उस सोच से जुड़ सकती है, ऐसी बातें हमें अच्छी लगती है, भले वो झूठ हो लेकिन अच्छी लगती है। और वो गलत निकली तो भी हम उसका समर्थन करते रहते, और उसमें कोई छूटा नहीं, भाऊ तोरसेकर भी नहीं छूटेगा, क्योंकि आखिर भाऊ तोरसेकर भी एक इंसान है। लेकिन इस मामले में मैंने जयपुर डायलॉग में हो या ओमकार के ओसीएन नेटवर्क में हो, जो एक मेरी भूमिका पेश की है, वो बहुत सारे हिंदी भाषी है उनको पसंद नहीं आई। मैं उनको गलत नहीं समझता, लेकिन एक बात है कि अगर समझने की कोशिश ही ना करना है, या तो आपकी जो चॉइस है वो चॉइस पहले से ही तय है, तो दूसरी साइड, दूसरा पक्ष जो है वो आप सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि दूसरा पक्ष अगर आपके पसंदी का नहीं होगा तो आपको लगेगा ये तो गलत है, ये झूठ बोल रहा है, ये बायस है, ये बोलना जरूरी। तो राज ठाकरे हो या शिवसेना हो, इनके बारे में या उनकी मराठी अस्मिता के बारे में जो जो बायस है वो कुछ 50 सालों से डेवलप हुए। तो उसमें एक बात होती है कि जो आज राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, उनकी मराठी अस्मिता के बारे में जो कुछ पॉलिटिक्स चलती है, मैं उस पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करता। लेकिन बहुत सारे मराठी, करोड़ों मराठी लोग हो गए, मराठी भाषी हो गए, वो भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जब अस्मिता की बात आती है तो आपको एक साइड में आना पड़ता है। ये अगर कोई समझेगा नहीं। अब एक बात बोलिए मुझे, मैं एक बात बोलता हूँ, जो कुछ जब तो 3 साल पहले जब राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का मामला उठाया था, तो यही आक्षेप अयोध्या में जाने की बात उन्होंने कही थी, तो अयोध्या में आने नहीं देंगे क्योंकि आपने हिंदी भाषी युवकों को मारा है, वगैरह वगैरह करके बीजेपी के जो एमपी थे ब्रजभूषण वो मैदान में उतरे थे। उस वक्त ये सब्जेक्ट कहां से आ गया? अगर यही बात है तो बहुत सारे लोग आज भी बीजेपी में है जिन्होंने कभी ना कभी मोदी की बड़ी भारी शब्दों में निंदा की है, लेकिन आज बीजेपी में। तो वो बीजेपी में क्यों है, इसका तो जवाब नहीं दे सकता कोई। और इसलिए मैं आज मेरी सफाई देने में और एक मुद्दा लेकर आया हूं। वो मुद्दा जो मैंने हेडिंग में लिखा है
फिर वंदे मातरम क्यों कहना होगा? जो दोनों पॉडकास्ट में, जयपुर डायलॉग या ओसीएन में, मैंने एक भूमिका पेश की कि मराठी प्रांत में हिंदी की सख्ती जरूरी नहीं है। अगर सालों से, अब मेरी उम्र 70 साल 80 साल के आसपास आ गई, मैंने बचपन से मुंबई में हिंदी भाषी देखे हैं। हमारे घर में लालबाग में दूध देने वाला जो था, वो तो हिंदी भाषी था। मैं बात कर रहा हूं 50 के दशक की, 70 साल पहले की। तो उसको किसने पीटा नहीं था? तो आज अचानक पीटने का मामला आ गया तो पूरा का पूरा गलत हो गया, ये बात नहीं है। बात समझना जरूरी होता है, बात समझनी भी जरूरी होती है कि महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी सीखना जरूरी है। ये कहना, सख्ती करना गलत है, लेकिन कहना गलत नहीं है। अब यही बातें सब अलग रखो, और बीजेपी या बहुत सारे हिंदी भाषियों की एक स्लोगन पर मैंने सवाल उठाया कि फिर वंदे मातरम क्यों कहना होगा? ओवैसी हो, अबू आजमी हो, या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लिबरल सेक्युलर है, ये वही सवाल पूछते हैं कि क्यों वंदे मातरम कहना होगा? क्योंकि बीजेपी और हिंदुत्ववादी जो है, उनकी एक स्लोगन है, एक घोषणा है, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। इसकी सख्ती क्यों भैया? कहां लिखा है, किस संविधान में लिखा है कि अगर भारत का नागरिक हो तो तुम्हें सख्ती से वंदे मातरम कहना ही होगा? जब मराठी सीखना होगा, ये अगर दादागिरी है, गुंडागिरी है, तो वंदे मातरम कहना होगा, ये भी बात गुंडागिरी बन जाती है। ये गुंडागिरी नहीं है, ये सख्ती भी नहीं है। हमें एक बात समझना चाहिए, ये आग्रह है, ये अपेक्षा है। कुछ लोग फोर्सफुली अपेक्षा व्यक्त करते हैं। तो बात यह है कि आपकी इच्छा दिखाना, आपको मराठी आने की जरूरत नहीं, मुझे वो अच्छी हिंदी नहीं आती। मैं बंबई या हिंदी जिसको बोलते हैं, या फिल्मों से उठाई गई जो हिंदी है, टूटी फूटी हिंदी बोलता हूं, लेकिन कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मेरी आवाज, मेरी साइड, मेरा पक्ष जो है, वो महाराष्ट्र के बाहर हिंदी भाषियों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचे। जेना नाम के एक मुझे सुनने वाले हैं, जो मुंबई में कभी ना कभी रहे, काम किया है, थोड़ा बहुत मराठी जानते हैं, अच्छी थोड़ी फार हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी या मराठी नहीं है। फिर भी मैं हिंदी बोलता हूं तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये इंसान क्या कह रहा है। तो मैं कोशिश तो करता हूं ना, मैं हिंदी बोलूंगा ही नहीं, ऐसे अगर कहना है तो मैं हिंदी भाषियों तक मेरी जो भूमिका होगी, मेरा जो कहना होगा, वो नहीं पहुंचा पाऊंगा। कल परसों की बात, एक मेरा ख्याल है 15 दिन पहले की बात है, मैं अमेरिका गया था। ये कहा है पहले, तो अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वहां मेरा भांजा रहता है। तो कुछ लोग मुझे चाहने वाले वहां भी मिल गए, उन्होंने आग्रह किया, तो हमने 4-6 घंटे का एक प्रोग्राम किया था, बंदिश तक घर में था। तो 40 के आसपास लोग इकट्ठा हुए थे वॉशिंगटन डीसी में, जो भारतीय थे, और उसमें बहुतांश मराठी ही थे। 3-4 लोग मराठी नहीं थे, कोई एक शायद साउथ इंडियन हो गए, एक गुजराती वगैरह मारवाड़ी थे, और एक दो आ, हिंदी भाषी थे। 4-5 लोग हो गए 40-45 में। तो कम्युनिकेशन मराठी में हो रहा था। तो उन्होंने हाथ उठाकर बोला, कुछ तो हिंदी बोलो, हमें सब मराठी इतनी अच्छी से नहीं समझती। तो मैं मिक्स करके बोलता था। मैंने उनका इंसल्ट नहीं किया, मराठी समझो नहीं तो चुप हो जाओ, नहीं। वो इतनी आस्था से आए थे कि भाई भारत से हम हमें पसंद है ऐसा कोई इंसान आया है, तो उसको सुनने को आए। तो इतनी आस्था से अगर वो आए हैं,
गुजराती, मारवाड़ी या उत्तर भारतीय हो या साउथ इंडियन हो, तो उनको भी कम्युनिकेट करना जरूरी था। मैंने पॉसिबल हुआ उतना मराठी और हिंदी मिक्स करके बातें की उनसे, और 4 घंटे बात चली। अगर कुछ नहीं समझता था वो हाथ उठाते थे, मैं बीच में मराठी छोड़कर हिंदी में बात करता था, लेकिन मैं हिंदी बोलूंगा नहीं, ये बात नहीं की, मैं नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि सख्ती गलत होती है, और जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ ये एक नैरेटिव करके पेश किया गया कि ठाकरे बंधुओं को, हिंदी भाषियों को ठोकना है, बस। वो बात नहीं है। जो सब झगड़ा है उसके पीछे एक पॉलिटिक्स है, उस पर भी मैंने बात की है, लेकिन बात सख्ती की है। महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध, हिंदी की सख्ती, बचपन से पहली कक्षा से जो हिंदी की सख्ती का जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ आवाज उठी है। मैं खुद 1960 में, 1961 में मैं 8वीं कक्षा में था। पीछे कितना जाना है, 65 साल शायद। तो उस वक्त 8वीं कक्षा से हमें हिंदी सिखाई जाती थी। किसने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध था? 8वीं से लेकर 11वीं, उस वक्त मैट्रिक की बोर्ड की एग्जामिनेशन 11वीं में होती थी, तो 8वीं से 11वीं तक हिंदी एक सब्जेक्ट था। जैसा मराठी था वैसा हिंदी भी था। तो हिंदी का विरोध महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ, ये अचानक हुआ है। तो वो अलग कारणों से हुआ है। वो कारण अगर हम सुनना ही नहीं चाहते तो हम बात नहीं समझेंगे, बात नहीं समझेंगे। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध जिस ढंग से होता है और महाराष्ट्र में होता है, इसका एक फर्क है। कर्नाटक में और महाराष्ट्र में फर्क करना जरूरी है। कर्नाटक में तो मेट्रो रेलवे स्टेशन पर देवरागनी में लिखे गए स्टेशन के नाम तक कालिक पोथी गई थी। महाराष्ट्र में ये तो नहीं होता। सवाल था, पहली से लेकर 5वीं तक जबरदस्ती सख्ती से कंपलसरी हिंदी का जो जीआर निकला था उस पर, लेकिन मीडिया ने हमारे सामने ये पूरा सब्जेक्ट ऐसा पेश किया कि बस महाराष्ट्र हिंदी के खिलाफ है, हिंदी पढ़ानी ही जरूरी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर हम ऐसे नैरेटिव में फंस जाते हैं तो नैरेटिव तो आते रहेंगे। लोकसभा चुनाव 1 साल पहले ऐसे ही नैरेटिव आ गए और बीजेपी बहुमत गवा बैठी। तो उसका वही कारण है जो देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बीजेपी झूठे नैरेटिव के कारण हार गई। अगर हम झूठे नैरेटिव में फंस जाएंगे तो ये बेबनाव, बेदिली हमें कोई ना कोई पैदा करेगा। नहीं पैदा करने वाले होते हैं, उनको अगर हम ही रिस्पॉन्ड करने लगे तो बटेंगे और कटेंगे तो हम ही कटेंगे, क्योंकि हम बटने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इतना सा मामला है। इस पर मराठी हिंदी ये झगड़ा खड़ा कर दिया गया और उसको रिस्पॉन्ड करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग कौन है देखो। आज मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में 14 करोड़ से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो उसमें 1.5-2 करोड़ कम से कम हिंदी भाषी हो गए। वही शिवसेना है। उसके प्रवक्ता गोपाल तिवारी नाम के या किशोर तिवारी नाम का कोई है। महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रवक्ता तिवारी नाम का हो सकता है और अच्छी मराठी बोल लेते हैं। लेकिन अगर कोई जा जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं मराठी में नहीं बोलूंगा ना सीखूंगा, ये बोलता है तो उसको उकसाना बोलते हैं। और अगर हम उकसाने वाले का समर्थन करने निकले तो गड़बड़ हो जाती है। बात यह है कि किसी सब्जी वाले को मारा, किस टपरी वाले को मारा, तो वो तो हो जाता है। जब दंगा फसाद होते हैं तो दंगे फसाद में
बेचारा गरीब मारा जाता है, उसका उस झगड़े से कोई मतलब होता नहीं। जरूर कहीं कहीं मराठी आती नहीं, सब्जी वाला वगैरह कोई हिंदी भाषियों का होगा, मारा होगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूं। किसी मॉल में एक बच्चा होगा, उसको भी मारा होगा, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो कोलेटरल डैमेज है। वो कोलेटरल डैमेज इसको बोलते हैं कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बड़ी भारी फीस देकर अमेरिका जाते हैं, लेकिन एशियन करके उन पर भी अचानक से हमला हो जाता है, तो उसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है, पूरी सरकार जिम्मेदार है, ये बोलना गलत हो जाता है। हर समाज में, हर सोसाइटी में ऐसे सरफिरे होते हैं। ये फैक्ट है। जो उत्तर प्रदेश में हो गए, जो तमिलनाडु में हो गए, जो कर्नाटक में हो गए, अगर ये हम समझना ही नहीं चाहेंगे तो हम खुद बंटने के लिए उत्सुक है, तो कटने के लिए भी उत्सुक हो जाते हैं। और इसलिए मैंने बोला है कि अगर मराठी सीखने का आग्रह जो है उसको अलग हम गलत समझ रहे हैं, तो वंदे मातरम भी क्यों कहना होगा, वो भी भाषा शक्ति की हो जाती है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये भी शक्ति हो जाती है। और हम जो वंदे मातरम का समर्थन करने वाले हैं, वो एक तरीके से अबू आजमी हो या ओवैसी हो, उनके लाइन में जाकर खड़े होते हैं। वो बोलते क्यों नहीं कहेंगे वंदे मातरम, हमारा मजहब नहीं कहता, और यहां नहीं सीखेंगे मराठी क्योंकि संविधान हमें कहता है। वो मजहब का, धर्म का आधार लेते हैं, हम संविधान का आधार लेंगे। लेकिन बात मराठी और हिंदी के झगड़े की नहीं है। मराठी और हिंदी भाषी जो है, अगर एक दूसरे को समझ लेते हैं तो बात आसान बन जाती है। एक समय था, अटक से कटक और पेशावर से तंजावुर तक मराठा साम्राज्य था। क्या वहां मराठा राजा होकर, मराठा प्रशासक होकर मराठी भाषा की सक्ति की गई थी? ग्वालियर हो, इंदौर हो, कहीं कहीं पानीपत के बाद बहुत सारे मराठा वहीं बस गए, जिनको रोड मराठा बोलते हैं। ये जो भाला फेंक वाला, मुझे चोपड़ा नाम का खिलाड़ी है, गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी रोड मराठा है। किस अंग से वो मराठी है, लेकिन मराठा तो है। तो कहने का मतलब ये है कि पानीपत में जाएंगे फिर भी हम मराठा रहेंगे, मराठी ही बोलेंगे। हमारे लिए हरियाणवी कोई है तो उसको चेंज होना पड़ेगा, ये आग्रह बोला किया जाता है, उसके बाद बातें बिगड़ना शुरू हो जाती है। बेसिकली भाषा एक दूसरे को समझने के लिए है, हम यही तो भूल जाते हैं। ठाकरे सही नहीं हो गए, लेकिन ठाकरे के खिलाफ जिस ढंग से मैदान में लोग उतरे हैं, क्या वो सही है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग नाराज हुए, मैं उनकी नाराजगी गलत नहीं मानता, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम सच्चाई नकार सकते हैं, सच्चाई धुतकार सकते हैं, लेकिन सच्चाई मिटा नहीं सकते। सच्चाई पीछा करती है और एक दिन आकर हमारा गिरेबान पकड़ती है। तो दोस्तों, जो कुछ हुआ है उसमें मैं मराठी हूं, और मराठी होने का मुझे पूरा अभिमान है। अगर छावा फिल्म देखकर बहुत सारे अमराठी लोग हैं दुनिया भर के, उनको हमारे संभाजी महाराज पर अभिमान होता है, लेकिन वो बेसिकली मराठी थे, उनका जितना अभिमान है उतना ही भाषा का अभिमान होता है। ये अगर समझने की कोशिश होगी तो संघर्ष नहीं होगा। हम मिलजुल कर रह सकते हैं, रहते आए हैं। और 77 साल की उम्र में मैंने हर बार मराठी और हिंदी इनका झगड़ा नहीं देखा है।
वो अगर अकस्मात आया है तो कोई नैरेटिव से लाने की, कुछ एजेंडा की तहत लाने की कोशिश कर रहा है, हम उनकी मदद ना करें, ये रिक्वेस्ट करके मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।